शाह फर्स्ट। क्योंकि एक तो दोस्त जब ये गद्दी पर बैठा था तो 63 ईयर्स का था, इसको कहा जाता है आपका वृद्ध शासक, वृद्ध शासक अर्थात ओल्ड रूलर, ओल्ड रूलर। और दूसरी बात हम करें तो इसको कहा जाता है साहा ए बेखबर, यानी इसे कोई खबर ही नहीं थी, साहा ए बेखबर, साहा ए बेखबर। और तीसरा इसी का नाम है शाह आलम प्रथम। कभी भी पूछे शाह आलम प्रथम कौन था, क्योंकि शाह आलम द्वितीय आएगा आपका वो रहेगा 1760 से, मतलब 1759 में आ गया था हालांकि, लेकिन किताबों में अक्सर जिक्र होता है 1760 से 1806, 46 ईयर्स का, उसका भी एक लंबा शासनकाल है। अगर मैं औरंगजेब की बात करूं तो औरंगजेब के समय पे क्या हुआ, औरंगजेब के अंत में होना शुरू हुआ डाउनफॉल। डाउनफॉल, इस डाउनफॉल के रीजंस क्या हैं, कारण क्या है कि भाई डाउनफॉल हुआ क्यों। हम कहते हैं कि मुगल औरंगजेब के अंतिम समय में कमजोर हो गए, ऐसा क्या हुआ। एक तो इसके नाम से आपको प्रतीत हो रहा होगा शाह बेखबर है, यानी कि इसने कोई रुचि नहीं ली उस तरह किसी की भी अपने औरंगजेब की तरह की नीतियों को चला करके अपने शासन को प्रगाढ़ करे, मजबूत करे। अब होता क्या रहा था कि औरंगजेब के अंतिम समय में एक तो जमींदार वर्ग, जमींदार समझते हैं, हम सब करिए, जिनके पास बड़ी भूमियां थी, आपका जो रेवेन्यू कलेक्शन का काम करते थे, तो उस जमींदार वर्ग की शक्तियां क्या होती गई, वो बढ़ती गई। तो ये जमींदार वर्ग जो था ये भी महत्वाकांक्षी हो गया, यानी भविष्य में इसने भी सपने देखे कि भाई हम स्वतंत्र होंगे, और इनके सपने तब तक सप्रेस किए जा सकते हैं, तब तक उनको दबाया जा सकता है जब तक राजा क्या हो, यानी सुल्तान आपका अगर कहें कि एक ऐसा सशक्त सुल्तान हो। लेकिन अभी सुल्तान क्या है, सशक्त नहीं है। दूसरा अमीर वर्ग, अमीर वर्ग और जमींदार वर्ग में फर्क ये है कि ये तो किसानी जो रेवेन्यू था उसको कलेक्ट करते, अमीर वर्ग होते थे सुल्तान के करीब दरबार में। तो इन सबको क्या हो रहा था, औरंगजेब के अंतिम समय पर आपका बड़ी बड़ी जागीरें मिली, बड़े बड़े मनसब मिले। अब जब किसी को बहुत बड़ी जागीर और मनसब मिल जाएगा तो भविष्य के लिए उसकी भी महत्वाकांक्षाएं बढ़ेंगी या नहीं, उसके अंदर भी एंबिशन आएगा, हाँ या ना। आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल आएगा। अच्छा, आप दूसरी स्थिति आप सोचिए, दो अमीर हैं, एक अमीर को ताकत मिली हुई है, दूसरे अमीर को भी ताकत मिली हुई है, तीसरे और चौथे अमीर को भी ताकत मिली हुई है, तो उनके आपस में भी कॉन्फ्लिक्ट होंगे या नहीं होंगे, अगर राजा उनको कंट्रोल करने वाला बेहतर नहीं है। भाई तो राजा सशक्त हो तो सबके ऊपर समान रूप से नियंत्रण रख सकता है, कंट्रोल कर सकता है सबको इक्वली। लेकिन अगर कंट्रोलिंग पावर ही सही नहीं है, यानी आप समझिए स्टीयरिंग ही सही नहीं है, तो फिर वो आपका जो पहिया है इधर उधर जाएंगे। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है। दूसरा हुआ ये अमीर वर्ग, तीसरा हुआ आपका धार्मिक और आर्थिक तनाव, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक इफेक्ट्स, आर्थिक तनाव। अच्छा, औरंगजेब के समय पर किन किन लोगों ने विद्रोह किया था, किसी एक ग्रुप का नाम लिखें। जाटों ने विद्रोह किया था औरंगजेब के समय, हाँ या ना। इस विद्रोह की शुरुआत मैंने आपको बताई थी कि सबसे पहले गोकुल के नेतृत्व में विद्रोह शुरू हुआ, फिर राजाराम, फिर चूड़ामन, फिर बदन सिंह। तो एक जो ये तनाव क्यों आया था, मैंने कहा था कि औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमानों के पक्ष में था, और एक धड़ा ऐसा बन गया था जो एक धार्मिक उदार शासक को देखना चाहते थे, जो धार्मिक रूप से उदार हो, एक ग्रुप उनका बन गया था। अच्छा, सिखों ने विद्रोह किया औरंगजेब के समय पर या नहीं। आप कहेंगे हाँ जी, हमने गुरु तेग बहादुर जी का संघर्ष सुना। तो आप राजपूतों ने विद्रोह किया या नहीं किया औरंगजेब के समय पर, आप कहेंगे हाँ जी किया। तो ये कारण क्या थे इसके, धार्मिक तनाव था या फिर इकोनॉमिक उनको कमजोर किया जा रहा था। राजपूतों से भी संघर्ष हुआ, मराठा संघर्ष, मराठा संघर्ष हुआ या नहीं हुआ। आप कहेंगे हाँ जी। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन्होंने मुगल एम्पायर को क्या कर दिया, औरंगजेब के बाद में एकदम कमजोर कर दिया, मतलब औरंगजेब के समय से ही कमजोर करते आ रहे थे। जैसे अगर मैं आपको बताऊं सिखों के 10वें गुरु कौन है, तो जो सिख विद्रोह था गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे, उन्होंने तो किया औरंगजेब के समय, और जब उनकी डेथ हो गई 1675 में तो 10वें गुरु आए गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने भी उस विद्रोह को तैयार किया। आगे जब हम सिख धर्म के बारे में आपको बताएंगे तो बताएंगे गुरु गोविंद सिंह जी ने 80,000 की खालसा सेना तैयार की थी। तो कहने का मतलब है वो विद्रोह बढ़ता रहा, और गुरु गोविंद सिंह जी जब औरंगजेब की डेथ हो गई तो औरंगजेब का पुत्र बहादुर शाह प्रथम इसके पक्ष में आ गए, यानी उत्तराधिकार के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह जी ने साथ दिया किसका, बहादुर शाह प्रथम का। तो बस एक थोड़ी सी ढील ये हुई कि उस समय पर जो सिख विद्रोह था वो थोड़ा कम हुआ, लेकिन उसके लगभग 1.5 वर्ष बाद ही गुरु गोविंद सिंह जी की डेथ हो गई, और जो उन्होंने ये कह दिया था कि अगला गुरु तो कोई होगा नहीं, अगला सिख गुरु तो होगा नहीं, क्योंकि कुल 10 ही गुरु हुए। अब सिखों की कमान किसने संभाली गुरु गोविंद सिंह जी के बाद में, बंदा बैरागी ने, बंदा सिंह बहादुर। एक संघर्ष में हम आपको पढ़ाएंगे, और वो बंदा बहादुर आपका लगभग 1.5 वर्ष बाद ही उन्होंने फिर से मुगलों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया, फिर से जो अपने पक्ष में उनकी कुछ चीजें होती थी फिर उनके खिलाफ हो जाती थी थोड़े समय के बाद में। तो इस सब ने कारण किया कि इसको मुगल एम्पायर को कमजोर करने का, और ये सब चीजें पनप पाई क्योंकि एक सशक्त शासन नहीं था। एक बार हम सब करेंगे, थोड़ा माइंडसेट हमारा क्लियर हुआ कि मुगलों का डाउनफॉल कैसे शुरू हुआ है। लेकिन मुगलों का डाउनफॉल अभी हुआ नहीं है, शुरू हुआ है, बात क्लियर है। तो यहाँ पर अभी हम अच्छा, क्योंकि मुगलों को पढ़ रहे हैं, हम सिखों को नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पर पढ़ेंगे आगे। अब देखो 3 चीजें समझना। औरंगजेब की जब डेथ हुई थी तो औरंगजेब के 3 पुत्र जीवित थे। औरंगजेब की मृत्यु के समय, औरंगजेब की मृत्यु के समय लिखो उसके 3 पुत्र जीवित थे, उसके 3 पुत्र जीवित थे। ज्यादा आजम जो होता था ये होता था साउथ में, दक्षिण में। तो इसने जब इसके पिता की डेथ हुई तो इसको पता था कि भाई इसके जो भाई हैं वो सभी गद्दी को हथियाना चाहेंगे, तो इसने सबसे पहले तो खुद को दक्षिण में सुल्तान घोषित कर दिया था। ये कहाँ था, सिर्फ इतनी बात याद रखें, साउथ में था। थर्ड वन, तीसरा था शाहजादा कामबख्श, ये 3 ही जीवित थे, आराम से लिखें, शाहजादा कामबख्श। ये होता था कर्नाटक में, बीजापुर में, इसके आगे लिख लेना बीजापुर, बीजापुर। तो तीनों पुत्र कहाँ पर थे आपका, अगर मैं बात करूं दिल्ली के नजदीक था आपका बहादुर शाह, एक बेटा उसका दक्षिण में कौन था आपका शाहजादा आजम, और तीसरा उसका था वो भी दक्षिण में ही था हालांकि, बीजापुर कर्नाटक में, और उसका नाम है शाहजादा कामबख्श। इन तीनों के बीच में ही आपका उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। जैसे आप जानते हैं औरंगजेब ने भी अपने भाइयों से युद्ध लड़ा, कामूगढ़ 1658, कामगढ़ के तुरंत बाद में कौन, कामगढ़ से पहले धर्मट लड़ा था, उसके तुरंत बाद में देवराई लड़ा। तो ऐसे ही औरंगजेब के पुत्रों में भी उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ। लेकिन था क्या, औरंगजेब का जब अंतिम समय था तो औरंगजेब ने अपने पुत्रों को जो विभाजन किया, यानी उनको अपने जो साम्राज्य का विभाजन करके दिया, वो किया धन के आधार पर। जैसे आज के समय पर भी अगर प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है तो किस आधार पर होता है, या क्षेत्रफल के हिसाब से होता है या उसकी कीमत के हिसाब से होता है। तो आप कहेंगे भैया आज देखा जाता है अच्छा ये महंगी जमीन है ये सस्ती जमीन है, तो क्षेत्रफल तो दोनों के बराबर बेशक हो तो कीमत तो बराबर नहीं है, तो किस आधार पर होता है आज भी। मान के चलो 2 भाई हैं और वो आपस में अपनी सहमति से, तो उनके जमीन है, एक तो उनकी जमीन है गांव में 1 बीघा जमीन, और 1 बीघा जमीन है उनकी शहर में, तो क्या उसको कन्वर्ट कर लेंगे आपस में, तो उनका प्रेम अलग बात है, एक्सेप्शन केस की बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है एक भाई सब कुछ त्याग कर दे, वो निर्भर करेगा वो मतलब किस व्यक्तित्व के हैं। लेकिन आप कहेंगे कि जी धन के आधार पर होता है, और धन के आधार पर इस तरह का विभाजन औरंगजेब के समय पहली बार देखने को मिलेगा। उषा जी ने एक बड़ी अच्छी किताब लिखी है भारत का विभाजन,
अगर आप कभी उस पुस्तक को पढ़ेंगे कि भारत के विभाजन का आधार क्या रहा, तो आप पाएंगे कि वो मतलब उसके आधुनिक प्रमाण अगर देखोगे, तुम प्राचीन में मिलते हैं बहुत जगह, आधुनिक प्रमाण यदि आप देखोगे तो औरंगजेब ने अपने पुत्रों के बीच में जो शासन बांटा, वो बांटा एक धन के आधार पर कि इस सूबे से इतनी आय होती है तो ये कामबख्श को दे दिया जाए, इतने सूबे से आय होती है आजम को दे दिया जाए, और ये दे दिया जाए मुअज्जम को। लेकिन तीनों भाई क्या हो गए, भैया दिल्ली की गद्दी भी चाहिए। अब दिल्ली की गद्दी चाहिए तो ये मुअज्जम जो है, इसने सबसे पहले जो टकराव हुआ वो टकराव हुआ इसका आजम से ही। आगे बताते हैं थोड़ा सा और अच्छा समझ आया। अब जैसे ही वो दक्षिण में कामबख्श की पराजय हुई तो दक्षिण को संभालना भी था, क्योंकि दोनों भाइयों को हरा चुका है, आजम को भी हरा चुका और कामबख्श को भी हरा दिया, दोनों को उसने मरवा दिया। अब जब दोनों को उसने मरवा दिया तो दक्षिण की बात आई, देखो क्या कारण है, ध्यान से समझ। साउथ में ये था आपका बीजापुर में, तो साउथ की जो सूबेदारी दे दी इसने, दक्षिण की जो सूबेदारी दी आपका प्रथम ने, ये दी जुल्फिकार को। किसको? जुल्फिकार को दी, जुल्फिकार खां भी आप बोल सकते, जुल्फिकार खां को, और इसको बना दिया साउथ का सूबेदार। अब सूबेदार एक बड़ी पोस्ट होती थी, मैंने आपको बताया मुगल शासन में, तो आप कहेंगे हाँ जी एक बड़ी पोस्ट थी, लेकिन इसने एक गलती और कर दी, साथ में इस जुल्फिकार खां को दे दिया मीर बख्शी का पद, पोस्ट जो होता था मीर बख्शी का, वो भी इसी को दे दिया। तो मुझे बताओ मीर बख्शी क्या होता था? मीर बख्शी भी इसको इसने बनाया, जुल्फिकार को। अब एक व्यक्ति को, सॉरी, एक व्यक्ति को यदि कोई शासक, कमजोर शासक अपने समय के दो बड़े पद दे दे, एक तो सूबेदारी भी उसी को दे दी साउथ की, और मीर बख्शी होता था पूरी मुगल सेना का सर्वोच्च कमांडर, यानी पूरी मुगल सेना का भी इसी को कंट्रोल दे दिया। और खुद कौन है? साहिब बेखबर। क्या कहां पर हो रहा है मुझे उस बात से टेंशन नहीं लेनी है, अपने को पैसा चाहिए बस, मेहनत नहीं करनी है, लॉजिक नहीं लगाना, सिर्फ पैसा आ जाना चाहिए, पैसा है साहिब बेखबर। और अब इसके समय पर छोटे छोटे विद्रोह होने शुरू हुए, क्योंकि जब कमजोर शासक रहेगा तो ये अमीरों से झगड़ के सॉल्व नहीं करता था अपने चीजों को, तो इसके समय के अमीर वर्ग था, ये जो विरोधी वर्ग था, उनको पैसा देता था, धन देता था, धन। तो इसने सबको, कहते हैं अमीरों में इतना धन इसने वितरित किया कि अब मुगलों की कमाई से ज्यादा मुगलों का व्यय हो गया, यानी उनके इनकम से ज्यादा एक्सपेंडिचर होने लगा, और इनकम से ज्यादा जब एक्सपेंडिचर होने लगे तो जाएंगे डाउनफॉल की तरफ, नहीं जाएंगे आपके यहाँ डाउनफॉल की तरफ फिर जाएंगे। तो याद रख लेना, इसने इसके समय विघटन की, शासन पर ध्यान क्यों नहीं है? तो शासन पर ध्यान इसलिए नहीं था क्योंकि जब ये 18 वर्ष की उम्र का था, तो इसकी अगर मैं बात करूं शाहजहां के टाइम से, तो शाहजहां के टाइम पे आपका पुर्तगाली भारत में एंटर हो चुके थे, हाँ या ना? आप कहेंगे हाँ जी, वो तो 1498 से ही आ गए थे, और शाहजहां तो आपका गद्दी पर बैठा है 1627 में, 1627 में, तो ये दरबार में भी एंटर हो गए थे। मैंने कहा था ना, सुंदर महिलाओं को किडनैप कर लेते थे। शाहजहां और जागीर ने भी पुर्तगालियों पर कार्रवाई की, तो बहुत सारी सुंदर पुर्तगाली स्त्रियों को अपने हरम में ले आए वो। अब उन्हीं पुर्तगाली स्त्रियों में से शाहजहां के समय पे एक बच्ची हुई, और धीरे धीरे उनकी जो बच्ची है उनकी वंशज एक हुई जिसका नाम है जूलियाना, और जूलियाना पढ़ी लिखी थी। तो एक पुर्तगाली जो वहाँ पे कोई कहते हैं कि एक फादर साहब था कोई, तो उसने क्या किया कि जूलियाना को बहादुर शाह प्रथम का टीचर अपॉइंट करवा दिया, शिक्षिका, इसकी टीचर है। टीचर की एज है आपका 17 ईयर, और बहादुर शाह की एज 18 ईयर, 18 और 17। और ऐसे भी नहीं कोई गुरुकुल का छात्र है, एक मुगल शासक है। अब उसको टीचर अपॉइंट करके दे दिया, हम उम्र, दोनों में इश्क हो गया, और इतना इश्क हो गया दोनों में कि फिर तो वो इसके साथ ही रही। जूलियाना, जूलियाना को उसने टाइटल भी दिया बीबी फिदवा, बहादुर शाह प्रथम ने बीबी फिदवा किसको कहा था, लिख लो इसको, क्या बोलेंगे? जूलियाना, जूलियाना को कौन थी? बहादुर शाह प्रथम की डेथ हुई, और बहादुर शाह प्रथम की डेथ के बाद में ये भी क्या कि भाई सक्सेसर कौन होगा, उत्तराधिकारी कौन होगा, तो ये सब भी आपस में संघर्ष कर गए। इस संघर्ष में विजयी हुआ जहादर शाह। जहादर शाह लिख लेना इस बात में कहीं पर भी आप लिख के, इन चारों के बीच में हुआ एक सक्सेसर होने के लिए वॉर, उत्तराधिकार के इस युद्ध में, उत्तराधिकार के इस वॉर में जहादर शाह विजयी हुआ। और ये विजयी जो हुआ था, इसके जीतने का कारण क्या था कि जो साउथ में इन्होंने मजबूत किया था जुल्फिकार खां को, उस जुल्फिकार खां ने किसका साइड लिया? उसने साइड ली जहादर शाह की। अब चूंकि ये तो कमजोर हो ही चुके हैं शासक, अब शासक कमजोर हुए तो जहादर शाह को उस समय के आपका मीर बख्शी का हेल्प मिल गया, तो जीतना तय था। तो गद्दी पे कौन आया इसके बाद में? इसके बाद में आया लंपट मूर्ख, मतलब एक मूर्ख व्यक्ति को जुल्फिकार खां ने सपोर्ट किया, इसको लंपट मूर्ख कहा जाता है। क्योंकि लंपट मूर्ख कितना है कि मतलब तुम जानते ही हो। अब औरंगजेब पे एक क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, कहते हैं औरंगजेब ने इस्लामिक कानूनों का पालन किया, उसकी 4 ही पत्नी थी, क्योंकि इस्लामिक कानून के अनुसार एक व्यक्ति आपका 4 महिलाओं से शादी कर सकता है। लेकिन औरंगजेब पर एक प्रश्न चिन्ह लगते हैं कि उसके लाल कुंवर नामक एक महिला से संबंध थे। जैसे कि औरंगजेब ने, आप जानते हो, संगीत और नाचने गाने को बंद कर दिया, शराब वो पीता नहीं था, लेकिन बहुत सारा दावा किया जाता है कि औरंगजेब ने आपका लाल कुंवर के प्रभाव में आकर के अपने शराब पीने की प्रतिज्ञा को भी तोड़ दिया था। और लाल कुंवर के प्रभाव में मतलब वो अकेले में देखता था डांस उसका, बाकी सबके लिए बंद था। मतलब ये दावे किए जाते हैं, इनमें सत्यता कितनी है क्योंकि ये आपका लाल कुंवर के ऊपर जितना भी शोध हुआ है उसमें लिखा गया है। अब वो लाल कुंवर किसकी प्रेमिका बताइए? औरंगजेब की। औरंगजेब के बाद में, औरंगजेब की भाई बुजुर्ग कितने ईयर्स का औरंगजेब एक्सपायर हुआ मुझे बताओ? औरंगजेब के बाद में भी गद्दी पर आया है जहांदर शाह। अब ये जहांदर शाह, अब इसके दादा औरंगजेब या नहीं है? जो लाल कुंवर है उसको बोलेगा ये है मेरी बेगम, इम्तियाज बेगम, उसको टाइटल दिया इसने लाल कुंवर को, इम्तियाज बेगम का। इससे दोगुनी उम्र की थी, मतलब दादी समझो यार, दादा दादा की बातचीत है उससे। तो इस ये जहांदर शाह इस तरह का इसका कैरेक्टर था, तो इसको कहा गया लंपट मूर्ख। तो लिखेंगे 1707 से, क्योंकि छोटे छोटे आपका कार्यकाल है तो छोटा छोटा लिखते रहिए। जहांदर शाह, जहांदर शाह ये कुल 10 महीने शासक रहा था। कितने महीने शासक रहा? सॉरी, जहांदर शाह एक कलाकार महिला थी। कलाकार महिला ऐसी, इसका एक जिक्र आता है कि यमुना नदी के किनारे एक बार बैठी हुई थी, तो इसने जहांदर शाह से कहा कि मैं डूबते हुए लोगों की चीखें सुनना चाहती हूँ। उसने कहा ठीक है, नाव में बिठाओ 25 लोगों को, राजा तो राजा है, तुमको समझ में नहीं आता बहुत सारे लोगों को संविधान की जरूरत क्यों है। तो उसने बोला ठीक है 25 लोगों को बिठाओ, नाव में बीच में लेके जाओ, यमुना नदी में नाव को पलटो। अब वो लोग डूबते हुए शोर मचा रहे थे और इधर तालियां बजा रही थी, ये खुश थी इधर, इस तरह की थी लाल कुंवर। और एक समय पे कहते हैं कि ये नाचने वाली महिला थी, और इस नाचने वाली के फरमान जारी होने लगे दिल्ली में। इसके समय पर जहांदर शाह इसने एकदम सरेंडर कर दिया। इसी जहांदर शाह को हम बोलते हैं लंपट मूर्ख, निरा मूर्ख। लंपट का मतलब निरा मूर्ख, एकदम पागल, इस सॉल्यूट फूल इसको कहा जाता है। धीरे जुल्फिकार खान, ये क्यों मेंशन किया मैंने? तो जुल्फिकार खान ने क्या किया था, ये समझ गया था कि यार मुगलों का डाउनफॉल जो हो रहा है इसको रोका जाना चाहिए। अब इसको भी उम्मीद ये थी कि सबसे बड़ी शक्ति मैं हूं, मीर बख्शी मैं हूं, साउथ का सूबेदार मैं हूं, और ये मुगलों के जो शासक है अब इनके नाम का तो कोई अब वर्चस्व बचा ही नहीं है, इतने कमजोर शासक हो गए। तो उसने एक उदार नीति शुरू की
उदार नीति। उसने कहा कि भाई जो हिंदू पक्ष है उसको मैं अपनी तरफ लेकर के आऊंगा। तो इसने क्या किया, जितने भी आपका राजपूत थे उन सबको मनसब देने शुरू किए और ज्यादा शक्तियां और ज्यादा धन देना उनको इसने शुरू किया। और इसी के समय पर यही इसका वजीर है जिसने कहा कि भाई इस जजिया की वजह से औरंगजेब के विरुद्ध हुए थे भारतीय लोग, तो इस औरंगजेब के जजिया को हटा देते हैं। तो जजिया फाइनली किसके समय पर एकदम से खत्म किया गया, तो ये जो है आपका क्या बोलेंगे, जुल्फिकार खां, इसने क्या बोलेंगे, जजिया को हटा दिया था 1712 के अंत में, जजिया का अंत किया, जजिया का अंत किया, इसने कहा इसको खत्म कर दे। ठीक है, जजिया टैक्स बहुत अच्छे समझ में आया, सब लोगों ने आंसर भी लिखा जजिया। तो इसकी डेथ होगी। और सैयद बंधु को कोई कहता है क्या, ये जो सैयद बंधु है इन्हीं को एक टाइटल दिया जाता है इंडियन हिस्ट्री में, किंग मेकर, किंग मेकर, राजा को बनाने वाले, राजा को बनाने वाले, किंग मेकर। देखो राजा को बनाने वाले का मतलब क्या है कि अगले जो 4 शासक है, यानी कि अगर हम काउंट करें आपका फारूक सियर को भी, तो फारूक सियर किसके बाद में गद्दी पर बैठा है, तो जहांगीर शाह के बाद में गद्दी पर बैठने के लिए, गद्दी पर जो बिठाया या गद्दी पर बिठाने में कामयाब किया फारूक सियर को, तो वो सैयद बंधु की वजह से ही हो पाया। अब सैयद बंधु है कौन, दरअसल में मुगल अगर बात करें जो सेना है उसी में शामिल थे। धीरे 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 इनके प्रमोशंस हुए, और प्रमोशंस हुए तो ये आपका वो सूबेदार तक पहुंच गए, सह सूबेदार। और सह सूबेदार पहुंचे तो देखो दोनों भाई कहां पर पोस्टिंग थे, जैसे कि हम बात करें हुसैन अली की, हुसैन अली, हुसैन अली, तो ये हुसैन अली है, ये आपका पटना का सह सूबेदार था, वो सूबेदार ऑफ पटना। और जब गद्दी पे बैठाया इन्होंने फारूक सियर को, तो फारूक सियर से इतना खुश हुआ था कि हुसैन अली को उसने दक्षिण का सूबेदार बना दिया। मूर्ख थे ये शासक, इतनी बड़ी बड़ी पावर्स बांट देते थे। दक्षिण का सूबेदार इसको बनाया और इसको मीर बख्शी भी बनाया, मीर बख्शी। तो भविष्य के लिए आपका बीज बुरा या नहीं बताओ, हाँ या ना। दूसरा कौन है, अब्दुल्ला खां, अब्दुल्ला खां, इसको बोल दिया तुम मेरे वजीर हो। वजीर भी एक पावरफुल पोस्ट होता था, क्योंकि ये था आपका इलाहाबाद का सह सूबेदार। ये पहले की स्थिति बता रहा हूं मैं आपको, को सूबेदार तो ये पहले थे, और फिर कौन बन गया ये आपका, एक तो वजीर बन गया, बड़ा भाई अब्दुल्ला खां बड़ा था, और हुसैन अली छोटा भाई था, तो ये बना दिया इसने मीर बख्शी। तो कितने पोस्ट हो गए इनके पास टोटल, 3 बड़े पद। अब फारूक सियर ने सबसे बड़ी गलती यही की, उसके विनाश का कारण यही बना कि उसने 3 बड़े पद दे दिए ऐसे लोगों को जो महत्वाकांक्षी थे। अब धीरे धीरे फारूक सियर का प्रभाव कम होने लगा, और इनका दोनों भाइयों का जो प्रभाव है हुसैन अली और अब्दुल्ला खां का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगा। लेकिन बहुत जल्दी ये बात समझ में आ गई फारूक सियर को कि भाई ये दोनों जो है मुझको हार्म करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। तो उसने क्या किया, इनकी बातों को इग्नोर करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा अच्छा चाचा हमारी बातें इग्नोर कर रहे हो, तो वो किंग मेकर चले गए साउथ में, साहू जी महाराज थे समय पर, छत्रपति साहू जी महाराज। तो उन्होंने कहा कि जी ये जो है ना मुगल फारूक सियर थोड़ी दिक्कत कर रहा है हमको, हमने तो इसको गद्दी पे बैठाया है और अभी हमारी बात नहीं मानता है। मीर बख्शी क्या होता है सर, बेटा सारी क्लासेस किया करो, अमीर अहमद, गरीब अहमद बन जाओगे, नहीं तो नहीं पढ़ोगे अच्छे से। तो क्लास में तुम्हें बताया नहीं था मैंने सारे पद। छत्रपति साहू जी महाराज से जाकर मिल गए कि छत्रपति साहू जी महाराज ने कहा ठीक है तुमने गद्दी पे बैठाया उसको, हाँ जी हमने गद्दी पे बैठाया, लगाओ 2 चाटे जाके उसको, ठीक करो उसको। उन्होंने कहा 2 चाटे लगाने बस। बोला तुम क्या चाहते हो, बोले हम तो खचेड़ना चाहते हैं उसको, खदेड़ना, खचेड़ के लेके आएंगे उसको। बोला खचेड़ो, कहना गई छत्रपति साहू जी महाराज की दिल्ली, ये दोनों भाई भी गए। फारूक सियर को इन्होंने कहते हैं उसकी महबूबा के पास से उठा के लेके आए और उसको खिचड़ा इन्होंने। कहते फारूक सियर नंगे पैर और नंगे सिर दरबार में खिचड़ा गया, अंधा करवाया उसको, फिर मरवा दिया। बोला बेटा गद्दी पे हम बिठा रहे हैं, शक्ति हमारी वजह से है, पहचान हम दिला रहे हैं, हमारी बिल्ली हम ही को मियाऊं। तो इस तरह से इसका एंड हो गया, फारूक सियर को मार दिया गया। ठीक है, अब देखो फारूक सियर आप ये समझ रहे हो कि भाई मैंने बताया तुमको, क्योंकि 3 बड़े पद उसने दे दिया, साथ में उसको साउथ से साहू जी महाराज जी का आपका ऑपरेशन भी मिल गया। अभी कमजोर नहीं था कभी, तुम अपने माइंड में सोच लो। फारूक सियर, बंदा सिंह बहादुर, मैंने कहा वो सिख साम्राज्य का आपको पढ़ाऊंगा। बंदा सिंह बहादुर मतलब जबरदस्त लीडर थे सिखों के। बंदा सिंह बहादुर की हत्या फारूक सियर ने कराई है, उस रिवोल्ट को इसने दबा दिया था। बंदा सिंह बहादुर जी के साथ में वही हुआ जो आपने अभी देखा, सुना और महसूस किया होगा, जो छत्रपति संभाजी महाराज जी के साथ में हुआ, वही सेम एकदम से स्किन उतारी गई थी बंदा सिंह बहादुर के शरीर से सारी, एक एक नाखून, एक एक उंगली, एक एक अंग, सेम उतना ही अत्याचार किया। लिख लेना इस बात को भी कहीं। बंदा बैरागी की हत्या, बंदा बैरागी की हत्या फारूक सियर ने कराई। ये तब मैं आपसे पूछूंगा जब मैं आपको सिख बड़ा भाई था। इसकी मृत्यु भी बीमारी से हो गई, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें डाउट करते हैं कि नहीं, ना तो इसकी मृत्यु बीमारी से हुई, ना इसकी मृत्यु बीमारी से हुई, इनको आपका सैयद बंधुओं ने जहर देकर के मरवा दिया, इस एक बात के लिए कि राजा हम बदलते रहेंगे तो किसी की भी शक्ति नहीं होगी और पावर हमारे हाथ में रहेगी। ठीक है, शाहजहां द्वितीय, रफी दर्जत का बड़ा भाई, बिग ब्रदर, ओके, मृत्यु बीमारी से हुई। इसके बाद में नेफी स्यार को, कौन आया इसके बाद में, आया नेफी स्यार। अब इसके सामने दिक्कत क्या थी शासन में, अब आप कहेंगे भैया आप तो कह रहे थे भैया शासक बहुत जल्दी बदले गए, और जो किंग मेकर्स थे उनकी बड़ी भूमिका थी, उन्होंने कंट्रोल कर लिया। भैया 4 तो शासक उन्होंने बदल लिया, फारूक सियर को मरवा दिया, रफीद दर्जात आ गया, उनके बाद में उसका रफीद दौलत हो गया, रफीद दौलत जिसको बोलते हैं नेफी स्यार, तो 4 शासक को उन्होंने हटा दिया अपने रास्ते से। अब मोहम्मद शाह रंगीला एक ऐसा व्यक्ति हुआ जिसने किंग मेकर्स को मरवाया, यानी इसको भी समझ में आ गया कि मुझे जो है किंग मेकर्स के अधीन रहकर काम करना पड़ेगा सैयद बंधु हो गए। तो इसने क्या किया, उनकी खिलाफत की और दोनों भाइयों को अलग अलग स्पॉट पर मरवाया। जैसे कि अब्दुल्ला को उसने जहर दिला दिया, तो इसको जहर दे दिया जाए, टिप्को से उसके दरबार में जहर दिया गया। और जो हुसैन अली था उसको उसने चाकू से मरवाया, मतलब उसके एक निजी अंगरक्षक ने उसको चाकू से मार गिराया। तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय, याद रखना कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए सैयद बंधुओं की मदद से राजा कौन बना था, तो फारूक सियर, और पूछे सैयद बंधुओं का खात्मा किसने किया, तो आंसर नाम किसका आएगा फिर, रंगीला का। नाम ही रंगीला, काम बड़ा कर रहा है। ठीक है, याद रखना क्या बोलेंगे, इसने सैयद बंधु, और इसका खात्मा आप कहेंगे भैया इतनी आसानी से हो गया, तो पहले वाले शासक भी कर देते। ऐसा नहीं है, किसी एक चीज को जो कोई कर देता है उसको कोई भी कर सकता है, हर चीज में जुनून लगता है। लेकिन इसके जुनून में इसका हेल्प किया था आपका चिंकलिज खान ने। चिंकलिज खान जो कि आपका हैदराबाद में एक सूबेदार के पोस्ट पर था, और वो उस समय का शक्तिशाली सूबेदार था। तो उसने प्रॉमिस किया मोहम्मद शाह रंगीला से, तो वो एक बार बैठा हुआ था उसके पास में, यार बड़ी दिक्कत है, दोनों इनके अधीन शासन करना बड़ा मुश्किल है, उसने दोनों को हटा देते हैं, दोनों को हटा दिया। ठीक है, याद रखेंगे इसकी हेल्प से, लिखना यहाँ पे, इसकी हेल्प से किया चिंकलिज खान, चिंकलिज खान। और ये चिंकलिज खान फिर पावर हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा, पावरफुल होकर फिर क्या कर देगा चिंकलिज खान आपका, जिसको हम बोलेंगे आसफ जहां, आसफ जहां इसी का टाइटल है दोस्तों, की मदद से, विद द हेल्प ऑफ चिंकलिज खान। अब चिंकलिज खान जब पावरफुल होगा तो इसके समय पर क्या होगा, मोहम्मद शाह रंगीला कोई ऐसा
बहुत अगर मैं बात करूँ ऐसा कोई अपने शासन को अगर एक केंद्रीय रूप दे पाए तो उस तरह का है ही नहीं। जैसे ही गद्दी पे बैठा, इस वर्ष में गद्दी पे बैठा है, फटाफट से आंसर करें। तो 1719 में, मतलब गद्दी पे इसके बैठते ही 2-3 साल में लोगों ने ये महसूस कर लिया कि अब हम खुद को स्वतंत्र कर सकते हैं और मोहम्मद शाह रंगीला को कोई ऐतराज नहीं होगा, क्योंकि वो तो मतलब अपने अगर बात करें विलासिता में व्यस्त है, उसको और कुछ नहीं चाहिए। तो यहीं पे वो समय हुआ जब बहुत सारे क्या हुए, मोहम्मद शाह रंगीला MSR, इस समय कई राज्य स्वतंत्र हुए, इस समय स्वतंत्र हुए राज्य जिन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। क्या बोल देंगे इसमें, इंडिपेंडेंट स्टेट्स बिकेम एट द टाइम ऑफ MSR, एट द टाइम ऑफ मुल्क। क्योंकि जब सैयद बंधुओं का अंत हो गया था, सैयद बंधुओं का जब खात्मा कर दिया गया था, तो सैयद बंधुओं के खात्मा होते ही एक वजीर चेंज किया, क्योंकि सैयद बंधु वजीर थे या नहीं थे, हाँ ना, अब्दुल्ला खान वजीर था पहले से ही शासन में, मोहम्मद शाह रंगीला के शुरुआती शासन में वजीर वही था। लेकिन जैसे ही उसकी डेथ हुई तो वजीर का पोस्ट खाली हुआ, तो वजीर का पोस्ट दिया गया अमीन खान को। अमीन खान की डेथ हो गई स्वाभाविक, तो अमीन खान के तुरंत बाद में वजीर बनाया गया था चिंकलिज खान को। तो आप समझो चिंकलिज खान पूछा जाएगा, चिंकलिज खान जब स्वतंत्र हुआ या हैदराबाद में उसने स्वतंत्र शासन की स्थापना की, तो उस समय उसके पास मुगल शासन में कौन सा पद था, आंसर करें कौन सा पद था। तो आप कहेंगे चिंकलिज खान 1722 में वजीर बना था, वजीर, अभी बूढ़ा आदमी था, बूढ़ा आदमी। तो इसने क्या किया, आपका जैसे ये दरबार में जाता था तो कहते हैं कि चिंकलिज खान का उस समय के जितने भी युवा दरबारी थे या जो शासन के प्रमुख लोग इसको हंसी का पात्र बनाया करते थे, इसके साथ मजाक करते थे। बोले बताओ वजीर हमारा, इसको बना रखा को यंग एज में, तो ऐसे ही करते हैं ना लोग, उनको ये लगता है कि हमारे अंदर कैपेबिलिटी ज्यादा है, हमको मिलनी चाहिए जिम्मेदारी। देखा नहीं होता तुमने, कोई लड़का उठ के कह देता होगा हम बताएंगे, हमें बताओ हम चलाएंगे प्रदेश, कैसे चलता है प्रदेश, इनको क्या पता, बड़े बुजुर्गों को हमारे हिसाब से चीजें होनी चाहिए। तो उसने मुगल शासन के विरुद्ध में, उस समय कहते हैं कि जिसका जो विद्रोही था उसका नेतृत्व करता मुजारिब खान, तो मुजारिब खान को इसने आपका एक युद्ध हुआ था सकूर खेड़ा वॉर, तो मुजारिब खान वो था मोहम्मद शाह रंगीला की तरफ से ही। मोहम्मद शाह रंगीला ने कहा यार ऐसे इंडिपेंडेंट कैसे कर रहे हैं खुद को, तुम जाओ जरा देख के आओ मुजारिब खान। तो मुजारिब खान गया भी था इसे लड़ने, इसने मुजारिब खान को इतनी बुरी तरह मारा, वो युवा जो सरदार थे उनका नेता था, तो युवाओं की समझ में आ गई बात, अरे यार हम तो ताऊ जी वैसे हल्के में ले रहे थे। सकूर खेड़ा के युद्ध में कहते हैं कि सेना को युद्ध स्थल में तो हराया ही हराया निजामुल मुल्क ने, और वो जो सेना वापस आगरा की तरफ जा रही थी तो जाते जाते भी सेना को मारा। तो फिर उसने कहा मोहम्मद शाह रंगीला ने भैया इनको स्वतंत्र ही रहने दो, क्यों लड़ना है, अब वो इतना शक्तिशाली शासक है नहीं कि वापस बार बार सेना भेज पाए। हैदराबाद में जैसे ही ये स्वतंत्र हुआ, इस समय पर बहुत सारे हुए थे, ऐसा नहीं था कि हैदराबाद हुआ था, जैसे अवध ये भी इसी समय पर हुआ, और अवध को किया था सादत खान ने, सादत खान जिसका टाइटल इसने एक्सेप्ट किया था अपना बुरहान उल मुल्क। सैयद बंधुओं का जब अंत हुआ था तो इसने भी साथ दिया था मोहम्मद शाह रंगीला का, और ये क्या था, ये 1722 में इसका जो पोस्ट था वो था अवध का सूबेदार। ये पहले अवध का सूबेदार हुआ करता था, और इसने अवध में बोला भैया हम भी इंडिपेंडेंट होंगे अब, और इसी समय पर इसने खुद को इंडिपेंडेंट कर लिया। तीसरा इंडिपेंडेंट होने वाला व्यक्ति था बंगाल में 1717 में, पहले ही हो गया था मुर्शिद कुली खां, इसके समय से पहले ही हो गया था ये तो। लेकिन कहते हैं कि वो स्वतंत्रता इतनी स्पष्ट नहीं थी, इसके समय पर उसने उसको अनाउंस कर दिया। मथुरा भरतपुर, मतलब बहुत जगह क्या हो गए आपका, मथुरा और भरतपुर में कौन थे, बदन सिंह थे, बदन सिंह। मतलब मोहम्मद शाह रंगीला का शासन जो है वो एकदम से कमजोर हो गया। जब मैं आपको बताऊंगा मुगल छत्रपति जो थे, मुगल छत्रपतियों के बीच में जो विद्रोह हुए थे, उसमें जो छत्रपति सेना में आपका जब हम डिस्कस करेंगे तो अभी थोड़ा सा जान लीजिए, छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने क्या बनाया था, एक अष्टप्रधान बनाया था, 8 मंत्रियों का एक समूह। तो उस अष्टप्रधान में जो प्रमुख व्यक्ति होते थे वो होता था पेशवा, पेशवा का पोस्ट होता था प्राइम मिनिस्टर का। तो जो पेशवा या प्राइम मिनिस्टर थे उसमें एक पेशवा हुए 1720 से 40, क्या नाम है उनका, मैं आपसे जानना चाहूंगा कितने लोग जानते हैं भारत इतिहास के बारे में। 1720 से 1740 तक मराठाओं के प्रधानमंत्री कौन थे, तो बाजीराव, और बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 तक रहे। यानी कि जब मोहम्मद शाह रंगीला गद्दी पर है तो दक्षिण में कौन है, दक्षिण में कमांड संभाल रहे हैं बाजीराव फर्स्ट, और बाजीराव फर्स्ट ने मतलब कहते हैं लगभग 40 अभियान उन्होंने किए, सारे के सारे जीते तलवार के दम पर। मोहम्मद शाह रंगीला ने उनके किस्से सुने थे बाजीराव के, तो उन्होंने चित्रकार से कहा था कि तुम दक्षिण का दौरा करके आओ और दक्षिण घूम के थोड़ा देख के आओ, कौन व्यक्ति है जिसके दक्षिण में इतने चर्चे हैं, इतना शौर्य होगा। तो कहते चित्रकार गया, चित्रकार ने देखा वहां जाकर के दक्षिण में, कुछ दिन चित्रकार वहीं रहा, चित्रकार ने महसूस किया, उसने आकर के वापस वर्णन किया, चित्र बनाया मोहम्मद शाह रंगीला को कि अगर कभी सामना हो जाए गलती से और पता चल जाए तुमको कि बाजीराव तुम्हारे सामने तो तुम भाग जाना। उसने कहा भैया ऐसी क्या बात है, क्या देखा हो। उसने कहा जी वो आदमी कहीं आरामदायक जगह पर सोता ही नहीं है, वो तो अपने सैनिकों के साथ में, जहां उसके सैनिक सोते हैं वहां सोता है, जहां उसके सैनिक खाते हैं वो वहां खाता है, उसके सैनिक जितने अभ्यास करते हैं उतना करता है, वो राजाओं की तरह नहीं जो पीछे रह के कमांड देके आगे टुकड़ियों को भेजते हैं, वो आगे होता है टुकड़ियों में सबसे। और जो चित्र कहते हैं उस समय पर बनाया और पेश किया गया मोहम्मद शाह रंगीला को, तो मोहम्मद शाह रंगीला उस तने हुए शरीर को घोड़े पर बैठ के कहते हैं चित्र उसने इस तरह से बनाया था कि वो गेहूं की बालियां मसल के हाथ से खा रहे थे बाजीराव। और जितना मराठा साम्राज्य है उसमें सबसे बड़ा क्षेत्रफल अगर किसी के समय पर हुआ या किसी प्राइम मिनिस्टर ने किया तो वो बाजीराव थे। फिल्मांकन में तो अलग चीजें होती है, आप जानते हैं बॉलीवुड वाले तो मसाला डाल देते हैं, बाजीराव मस्तानी, ये भी हम आपको वहीं पर बताएंगे मस्तानी कौन है, राजा छत्रसाल दशक जो थे उनसे क्या संबंध थे। तो ये एक बात है, और ये हुआ भी जब वो दक्षिण से चले ना 10,500 की सेना लेकर के, और मोहम्मद शाह रंगीला को पता चला दक्षिण से वो आने वाले, तो उसने दोनों को मैसेज दे दिया शुरुआत में, यार तुम मेरी हेल्प तो करो, कोई बात नहीं तुम स्वतंत्र हो तो कल को तो तुमसे भी लड़ेंगे। तो कहते छत्रपति साहू जी महाराज थे उस समय पे, और बाजीराव ने ये किया कि 5-5 हजार की सेना ऐसे भेजी और अपने पास रखी 500 की सेना, मात्र 500 की सेना लेकर दिल्ली पहुंच गए मोहम्मद शाह रंगीला के। 500 लोगों ने तलवार चलाई दिल्ली में, मोहम्मद शाह रंगीला दिल्ली छोड़ के भाग गया। ठीक है, इसके समय पे 2 अटैक ऐसे हुए जिन्होंने मुगल साम्राज्य को एकदम से धूमिल कर दिया, मतलब इनकी छवि को मिट्टी में मिला दिया। तो पहला अटैक कौन सा है, 1737 यूरोप में था। तो ये जब भारत में आया तो ये दरअसल में दिल्ली नहीं आना चाह रहा था नादिर शाह। नादिर शाह की सेनाएं जब ईरान में आई, उसने देखा कि भाई कमजोर स्थिति है मुगलों की, तो वो पहले तो भारत की सीमा पर आया था कंधार वांधार होते हुए, और फिर उसने आपका सोचा कि दिल्ली की तरफ चलेंगे। तो इधर से मोहम्मद शाह रंगीला अपनी सेना लेकर गया, तो करनाल में लड़े थे लोग, करनाल में। तो यहाँ पे पहले एक वॉर हुआ था करनाल का वॉर, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है उसकी, 24 फरवरी 1739 करनाल का युद्ध।
करनाल कहाँ पे पड़ता है दोस्त? हरियाणा में। हरियाणा में करनाल का युद्ध हुआ, करनाल का युद्ध। और करनाल के युद्ध में क्या हुआ कि मोहम्मद शाह रंगीला, आप समझ रहे हो, रंगीले आदमी ने क्या बोला, यार क्यों लड़ रहे हो बेवजह, तलवारें क्यों चला रहे, किस लिए चला रहे हो तलवारें, चाहते क्या हो? और उनको पता था मुगल बहुत कमजोर है, तुम दे भी क्या सकते हो, 2 करोड़ दे दो, है तुम्हारे बस की, तो दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मोहम्मद 2 करोड़ का इंतजाम करो नादिर शाह के लिए, 2 करोड़। नादिर शाह को 2 करोड़ रुपए दे दिए, नादिर शाह आराम करने लगा, ठीक है भाई सुबह चलेंगे, 2 करोड़ की व्यवस्था होगी, और क्या चाहिए। अब एक आदमी है यहाँ पे, मीर बख्शी। मीर बख्शी कौन था, मैंने आपको बताया, मीर बख्शी। मीर बख्शी का पद जो है वो निजामुल मुल्क को दे दिया गया था, निजामुल मुल्क को, स्वतंत्र शासक भी था और मीर बख्शी का पद भी ले लिया। यही था इस सेना में युद्ध में। अब एक व्यक्ति और है दूसरा, वो चाहता था कि मीर बख्शी मुझे होना चाहिए, कौन है, सादत खान। कहाँ पे सादत खान, अवध में, ये भी इसको साथ में गए थे लड़ने के लिए। सादत खान मीर बख्शी होना चाहता था, तो सादत खान को इस बात से बड़ी ईर्ष्या थी, वो पहुंच गया रात को चुगली करने नादिर शाह के पास में, बोला चाचा तुम भी मूर्ख ही निकले बिल्कुल, है ना, क्या मांगा तुमने, 2 करोड़, ये तुम्हें लग रहा होगा गरीब है, इन्होंने बहुत जनता का पैसा लूटा अत्याचार कर करके, अभी भी बहुत पैसा है इनके पास में। बोला कितना पैसा होगा, बोला जितना तुम सोच रहे हो उसका 100 गुना तो है ही है। मैंने कहा, चलो दिल्ली, क्या दिक्कत है। तो 20 मार्च को दिल्ली पहुंचे, उन्होंने मोहम्मद शाह रंगीला से कहा चल भी दिल्ली चल। हाँ भैया तुमको दे तो दिए 2 करोड़ रुपए, अभी तुमने मांगे थे, तुम आराम से ले लेना आपने। उसने बोला 2 करोड़ में रोल्स रॉयस थोड़ी आ जाएगी, चलो अब उसको लेकर चल दिया। 20 मार्च उसने बोला जितना भी पैसा सब बाहर निकालो, इनकी कंपनी तमंचा रखो सबकी पे, जो भी है सब कुछ बाहर। 22 मार्च को कहते हैं कि उसके सैनिक आराम कर रहे थे, तो उस समय पे व्यवस्था तो फैली हुई थी दिल्ली में, जनता परेशान थी। अब जनता परेशान थी तो जनता ने क्या किया, नादिर शाह के सैनिकों को लूट लिया, जिन्होंने थोड़ा बहुत कुछ अपने पास रख रखा था, सैनिक लूट मार करते रहते थे, लूट का धन, तो कुछ मतलब वहां के नागरिकों ने लूट लिया। अब नादिर साहब को ये लगा कि मोहम्मद शाह रंगीला की चाल है, बहुत भीषण कत्लेआम उसने करवाया भारत में। दिल्ली में कहते हैं उस एक दिन में 22 मार्च की शाम को 30,000 लोगों का कत्ल कर दिया, और सब के लेवल सब टेक ओवर कर लिए। यहीं उसी समय पर उसने कोहिनूर हीरा, तख्ते ताउस और करीब कहते हैं 70 करोड़ रुपए की धनराशि, हीरे जवाहरात, ये सब इकट्ठा किया और अपने साथ लेके गया। बात क्लियर है। ईरान का नेपोलियन तो क्या क्या लेके गया भारत से, कोई भी पूछे कोहिनूर, पूरी कहानी मैं आपको बता ही चुका हूं पहले, कोहिनूर, कोहिनूर ले गया, कोहो ए नूर बोलते थे तो कोहो ए नूर। तख्ते ताउस किसने बनवाया था, तख्ते ताउस, फटाफट से आंसर करो, तख्ते ताउस ले गया 70 करोड़, 70 करोड़ की ले गया ज्वेलरी, 70 करोड़ की ज्वेलरी लेके गया, ठीक है। ये एक ऐसा युद्ध है, लगातार 2 युद्ध हुए, ये एक ऐसा युद्ध है जिसने मुगल, कहते हैं मुगल प्रेस्टीज को एकदम मिट्टी में मिला दिया। और ये जब मिट्टी में मिला दिया तो इसके बाद में तो फिर ये समझो तुम नाम मात्र के कठपुतली के शासक रह गए, कठपुतली के पपेट मुगल्स। तो इसके बाद में फिर इसकी डेथ हुई आपका 1748 में, मैंने बताया, नाम मात्र का भाग गया था दिल्ली से, बिहार बिहार इधर रहता था, अहमद शाह, अहमद शाह, इनके बारे में बस ये याद रखना दोस्त। देखो 1748 से 54, अहमद शाह के बाद में गद्दी पर रहा था आलमगीर, आलमगीर और किसका नाम बताया था मैंने आपको, आंसर करें, औरंगजेब का, ये आलमगीर द्वितीय लिखेंगे इसको, आलमगीर द्वितीय, ये रहा 1754 से 1759, 1759। इन सब की जरूरत पड़ेगी हमें, ऐसा नहीं है इनके बारे में सिर्फ इतना ही पढ़ना है, क्योंकि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी तो मैं आपसे वर्ष पूछूंगा उस समय। शाहजहां थर्ड, शाहजहां थर्ड रहा 1759 में ही, और फिर इसके बाद में आया शाहजहां थर्ड, लिख पहले, भाई अमीर आदमी जाते हैं राजा का कोरोनेशन हो तो, अब उसमें कहते हैं कि आपका गए ये भी मिर्जा गालिब भी। अब मिर्जा गालिब मतलब जबरदस्त शायर थे, मतलब उनसे कहते हैं अभी भी दुनिया में उनके जैसा कोई शायर नहीं हो, उनके जैसे गजल लिखने वाला कोई नहीं। अभी अब नाम से भी पुकारा जाता है, भैया तुम गालिब बने घूम रहे हो क्या। तो गालिब मतलब जैसे वस्त्रों में रहते थे ऐसे वस्त्रों में चले गए फटे पुराने में। उनके लोगों ने उनसे कहा भी कि तुम अच्छे कपड़े पहन के जाओ, लोग कदर नहीं करेंगे। उन्होंने कहा यार मैं गालिब हूँ, मैं इंसान हूँ, इंसान तो इंसान होता है, वस्त्रों से उसको क्यों डिफाइन करना, इसके पास वस्त्र मौजूद हो वो पहले, अगर मान के चलो जिसके पास वस्त्र ना हो मौजूद। तो मिर्जा गालिब जब एंटर करते दरबार में, दरबार ने रोक लिया, दरबार ने कहा तुम अंदर नहीं जा सकते। अब कुछ खास लोगों के लिए इन्विटेशन गए थे, तो उन्होंने इन्विटेशन भी निकाल के दिखा दिया, भैया ये देखो हमारे पास में निमंत्रण है, दावत का नौता है, और एकदम छीन लिया दरबारों ने, अच्छा किसी का चुरा के लाया है चोर, और उसको धक्के मार के भेज दिया, तो वापस आया। मिर्जा गालिब उसके लोगों ने कहा, हमने कहा था नहीं, मिर्जा गालिब ने कहा यार ये तो गलत बात है, ऐसा तो ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। मैंने कहा ठीक तुम कपड़े उपड़े धोंगे, अचकन वचकन पहनी बढ़िया शेरवानी वेरवानी, और चले गए। और जब गए तो फिर तो सैल्यूट उन्होंने एकदम से तुरंत, सर आइए। अंदर जाते ही दावत पे भोज पे बैठे हुए थे बहादुर शाह जफर, जानते ही थे मिर्जा गालिब में, उन्होंने बैठा अपने बराबर में। मिर्जा गालिब कहते हैं दावत नहीं खाई उन्होंने, जितनी भी दावत खिलाई अपने कपड़ों खिलाई, रसगुल्ला डाल दिया कपड़े पे, इधर से उठा के रसमलाई जेब में डाल दी, जलेबी यहाँ लगा ली। अब बहादुर शाह जफर ने देखा ज्ञानी आदमी है, कुछ कर रहे होंगे तो कुछ वजह होगी, लेकिन उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने पूछ लिया उनसे तुम ये क्या करते हो, उन्होंने कहा कि कदर मेरी थोड़ी है, कदर मेरे शरीर की थोड़ी है, इसको दावत दी जाए, दावत तो इन वस्त्रों की वजह से मिल रही है, इनको दावत दी जाए, क्या समझे। विचार करना इस बात पे, फिर बात करेंगे। इसी विचार से सब कुछ जुड़ा हुआ है, एक विचार से सारे विचार जुड़ सकते हैं। इसी की राजा साहू के साथ हाँ किया समझौता, जहां साहब को सत्ता में लाई थी क्या वो, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। क्योंकि ये बात करें अंतिम दिनों में, और जहां साहब को कब लेके आए वो शुरुआती दिनों में, शुरुआती दिनों में, अंतिम दिनों में नहीं, अंतिम दिनों में तो उनके कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला था, ये गलत हो जाएगा। 1748 रोशन अख्तर, मोहम्मद शाह रंगीला।